Okay, great. Sir, agriculture, water runoff भी तो एक सेकेंड नहीं, मैं क्वेश्चन देख लूं मुझे आपका, एक सेकेंड वेट. Traceable है ना, why this is non-point source, please explain. मानूर साजिद बच्चे ऐसे है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर ट्रेसेबल है, लेकिन एग्रीकल्चरल फील्ड से जो आपका बारिश का पानी बह के जब दरियाओं में, स्ट्रीम्स में, कैनाल्स में शामिल होके आपके लार्जर स्केल तक वो अपने आप को एक्सपैंड करेगा ना, इन दैट केस हम उसको कह रहे हैं कि बेसिकली ये नॉन पॉइंट सोर्स है. पेस्टिसाइड्स का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का, स्पेशली फर्टिलाइजर्स का, तो इन दैट केस हमने कहा. स्टूडेंट्स, ब्रेक पे जाने से पहले वी टॉक्ड अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाने लगे हैं और नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, द फर्स्ट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन which is part of our syllabus, that is called as the atmospheric pollution or air pollution, right? अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, ये दोनों एक ही चीज का नाम है. आपने परेशान नहीं होना, बेसिकली दोनों एक ही चीज का नाम है, ठीक है. एटमॉस्फेयर के ऊपर हमारी डिटेल्ड डिस्कशन होगी, लेकिन अभी सिर्फ छोटी सी बात अर्ज करूंगा. पहले हमने बात की कि अच्छा जी, इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन हो जाना, दैट वुड बी कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर है. अब एटमॉस्फेयर क्या है आप सबको पता है माशाल्लाह से. तो स्टूडेंट्स, हम लोग बैठे जहां पे सांस ले रहे हैं, जो जोन है, जो आपके अर्थ सरफेस से जैसे ही आप ऊपर उठते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है जोन. इसकी फर्दर लेयर्स हैं जो कि हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर, जमीन के सरफेस के ऊपर आपके पास जोन है जहां पे बैठे आप सांस ले रहे हैं. सिर्फ सांस ही नहीं ले रहे, बाकी भी हमारी एक्टिविटीज इधर ही एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो रही होती हैं. जैसा कि आपका रेनफॉल, जैसे कि आपकी क्लाउड फॉर्मेशन, ये जो बादलों का बनना वगैरह, तमाम चीजें आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो रही हैं, जिसने पूरी दुनिया को सराउंड कर रखा है. सो बेसिकली मैंने कहा सराउंड कर रखा है पूरी दुनिया को, तो पूरी दुनिया को इस एटमॉस्फेयर ने सराउंड कर रखा है. अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? इस एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस मौजूद हैं. हम विद परसेंटेजेस इन गैसेस के ऊपर बात करेंगे अलग अलग इंशाल्लाह इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. बट अभी के लिए सिर्फ इतना कि जनाब, एटमॉस्फेयर इज ऑल अबाउट द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस व्हिच सराउंड्स द अर्थ, जिसने पूरी की पूरी अर्थ को सराउंड कर रखा है. इस ब्लैंकेट ऑफ गैसेस को आप एटमॉस्फेयर के नाम से याद करते हैं. ठीक हो गया. अब ये जो एटमॉस्फेयर है, इसका कंटामिनेट हो जाना, दैट इज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. इसके अंदर पोल्यूटेंट्स का ऐड हो जाना, दैट इज द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. और ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के अंदर कंटामिनेंट्स ऐड होना, एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट्स का ऐड होना, इसकी वजह से हमारी जो एयर क्वालिटी है वो भी मुतासर होगी. एयर क्वालिटी भी डीबेज या डीग्रेड होगी. तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और उसके नतीजे में वी गेट व्हाट? वी गेट एयर पोल्यूशन, वी गेट द डीबेजिंग क्वालिटी ऑफ एयर. एयर क्वालिटी आपकी जो है वो डिग्रेड हो जाती है. बेसिकली एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ये दोनों एक ही चीज का नाम है. अगर पेपर में एयर पोल्यूशन आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है. अगर पेपर में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक ही चीज का नाम है. सो बेसिकली एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या हुआ कि जनाब, इट इज अबाउट द कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. इसको जरा हम थोड़ा सा एक रेफरेंस के साथ जो है वो डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर है. आजकल बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, सबको पता है कि इसी तरह की चीज एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में. WHO का आप सबने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली एयर पोल्यूशन को डिफाइन करता है, और
WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पोल्यूशन को लेके कहता है कि जनाब एयर पोल्यूशन इज अबाउट, चांजा अकरम बच्चे, ओके मैं डिफाइन करता हूं, मैं लिखता हूं, एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट of gases which surrounds the earth. ये एटमॉस्फेयर है। अब मैं एयर पोल्यूशन को डिफाइन करने जा रहा हूं, और एयर पोल्यूशन जो है, रेफरेंस दे रहा हूं WHO का। WHO कहता है एयर पोल्यूशन के बारे में कि जनाब एयर पोल्यूशन इज अबाउट द सिचुएशंस, इट इज अबाउट द situations in which the outdoor atmosphere contains materials लिखें, substances लिखें, contaminants लिखें, जो मर्जी लिखें, contaminants in such concentrations that remains harmful for the human health and its environment. अच्छा, एटमॉस्फेयर के अंदर कंटामिनेंट्स के लेवल्स इस हद तक इंक्रीज हो जाएं, इस हद तक एक्सीड हो जाएं कि उसकी वजह से आपकी ह्यूमन हेल्थ जो है वो मुतासर होने लग जाए, आपकी जो बाकी इन्वायरमेंट है उसकी हेल्थ जो है वो मुतासर होने लग जाए, इसको हम कहते हैं कि अच्छा ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, ये एयर पोल्यूशन है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूं इस तरह की बातें करने वाला, रेफरेंस दे रहा हूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का। अब क्या है, ये पता चल गया कि अच्छा एयर पोल्यूशन इज स्पेसिफिकली अबाउट एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, ठीक हो गया। अब क्या है, अब ये जो हमने बात की कि अच्छा इसके अंदर जी मुख्तलिफ किस्म के कंटामिनेंट्स ऐड हो जाना या पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाना, किस किस्म के पोल्यूटेंट्स? स्टूडेंट्स, जहां तक एयर पोल्यूटेंट्स का ताल्लुक है, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, एयर pollutants, right? Number one is the primary air pollutants. एक टाइप है आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स की। अब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से क्या मुराद है? बेसिकली प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट्स that originates directly from their source. सपोज ये मेरे पास कोई सोर्स है, कोई भी कोई सोर्स है, कोई कार इमिशन है, कोई चिमनी है, कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी है, कुछ भी है, तो वहां से मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस इमिट हो रहे हूं, वहां से मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस निकल रहे हूं, वहां से मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो रहे हूं, ठीक है। So the primary air pollutants are those pollutants which originates directly from their source and directly pollutes the atmosphere. अच्छा, ये ताकतवर है, इनकी ताकत ज्यादा है, इनकी कैपेसिटी ज्यादा है, इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इनको किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, ये विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन they have the tendency, they have the ability to contaminate the atmosphere. So ऐसे तमाम के तमाम पोल्यूटेंट जब वो अपने सोर्स से डायरेक्टली इमिट हों और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को कंटामिनेट करने की सलाहियत रखते हों, उन तमाम के तमाम पोल्यूटेंट्स को आप प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के नाम से याद करते हैं। अब यह है वो लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। ये जो आपके माशरे में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इमिट होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। ये जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है।
ये जो आपके मुआशरे में हाइड्रोजन फ्लोराइड्स इमिट होते हैं, ये क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। ये जो आपके मुआशरे से क्लोरीन प्रोड्यूस होती है, ये क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। सल्फर ऑक्साइड बिल्कुल ऐसे ही है जी अनुषा बच्चे, ऐसे ही है। सल्फर ऑक्साइड जितने भी हैं, सो बात करने का मकसद ये हुआ कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर दोस पोल्यूटेंट्स दैट ओरिजिनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर सोर्स एंड डायरेक्टली pollutes द इन्वायरमेंट। दैट्स इट। एग्जैक्टली। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इरशाद सिराज बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इसके अंदर शामिल है, बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। इसी तरीके से we have another type of air pollutants as well, and that second type of air pollutants is called as the secondary air pollutants. क्या जनाब मैंने कहा? The secondary air pollutants. अब secondary air pollutants क्या हैं? They does not come from their source. They do not directly pollute the environment. ये कहाँ से आते हैं? ये कौन सी क्लास है आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स की? डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स अराइजेस फ्रॉम द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। बड़ी आसान सी बात है, यकीनन आप लोगों ने नाम सुना होगा। एसिड रेन का नाम आपने यकीनन सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना? एसिड रेन का नाम सुना कि नहीं सुना? यकीनन आपने नाम सुना होगा। यस, सुना है। एसिड रेन तो नॉर्मल रेन, आम हालत में जो बारिश होती है, ठीक हो गया ना। एक एसिड रेन, एसिड रेन क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एसिड्स शामिल होते हैं। उसकी नेचर जो है वो एसिडिक होती है। वो ऐसे, ये प्लीज गुलाम अली की कोई मदद कर दे। गुलाम अली काइंडली थोड़ा बहुत एक दूसरे को भी फैसिलिटेट किया करें। आई एम होपिंग सो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में एक्सपीरियंस हो चुका है। ये गुलाम अली की भी कोई हेल्प कर दे। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि जनाब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स अराइजेस फ्रॉम या ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्राइमरी एयर। देखें जी, हम ये कह रहे हैं कि एसिड रेन के नतीजे में क्या बनता है? वो जी सल्फर ऑक्साइड्स ऊपर मौजूद हैं और वो बारिश के पानी के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। देयर वाज नो सल्फ्यूरिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर। वो किसकी वजह से बना? वो सल्फर ऑक्साइड्स की मौजूदगी की वजह से बना। हम ये कहते हैं कि जनाब आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं और वो आपकी वाटर के साथ यानी रेन वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में बेसिकली HNO3 मिलता है, यानी कि क्या? नाइट्रिक एसिड। अब ये जो नाइट्रिक एसिड का बनना, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का बनना, ये किसकी वजह से हुआ? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स की प्रेजेंस की वजह से। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जनाब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स अराइजेस फ्रॉम द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड दे कम्स अप with a new breed, they comes up with a new generation of एयर पोल्यूटेंट्स। एक नई नस्ल जो है वो आपके पोल्यूटेंट्स की तख्लीक होती है और उस नई नस्ल को बेसिकली आप क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। यही एग्जांपल में लिखेंगे। H2SO4 इसकी एग्जांपल है, HNO3 इसी की ही एग्जांपल है, इसी की एग्जांपल है। और ये क्यों बने? आपने देखा भाई, केमिकली रिएक्ट किया इन्होंने। एग्जैक्टली इरशाद सिराज, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। As a result of chemical reaction, केमिकल रिएक्शन हुआ तभी तो ये मुमकिन हुआ कि आपके पास एक नई जनरेशन जो है वो पोल्यूटेंट्स की उसकी फॉर्मेशन हुई और इनको तमाम को आपने कहा कि ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अब खुदा आपका हामी और नासिर हो। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि जो एयर पोल्यूशन का मसला है इस वक्त बहुत ग्रेव मसला है। आपके पाकिस्तान की हालत देख ली जाए तो हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक जो है वो आपका खराब हो चुका है। आपके यहाँ जो साफ सुथरी हवा है जो सांस लेने के लिए दरकार है वो आपकी नापैद होती चली जा रही है दिन ब दिन। सिर्फ आपके यहाँ ही ये मसला नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का मसला है। इंडिया में भी ऐसा है,
चाइना में भी ऐसा है, यूरोप में भी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है, यूएसए में भी ऐसा है। सवाल ये है कि कहां से ये एयर पोल्यूशन आती है, कहां से आपके एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं, क्या कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के, क्या कॉजेज हैं, क्या सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। स्टूडेंट्स, जब आप सोर्सेज की बात कर रहे हैं, जब आप कॉजेज की बात कर रहे हैं, तो जनाब आपको पता होना चाहिए ये जो सबसे प्राइमरी कॉज है, जो कि हमें, जो मुझे, जो आपको, जो आने वाली नस्लों को एयर पोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, जा चुका है और ज्यादा एग्रेवेट होगी ये सिचुएशन। तो उसका जो प्राइमरी कॉज है, जो प्राइमरी सोर्स है, दैट is the combustion of fossil fuels. This is the source or cause number one, which is leading us towards the air pollution or atmospheric pollution. Combustion of fossil fuels. मैंने कहा fossil fuels का इस्तेमाल, क्या मुराद है fossil fuels से? fuels का नाम सुनते ही हमारे जहन में ऑयल एंड गैस आ जाता है। फॉसिल फ्यूल्स का नाम सुनते ही हमारे जहन में डीजल, पेट्रोल की शक्ल आ जाती है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो एक्सप्लॉइटेशन है। फॉसिल फ्यूल्स की बात कर, अरमाश नसीर, होल्ड ऑन जी, एग्जैक्टली कोल का जो आप इस्तेमाल करते हैं फॉर द हीटिंग पर्पस, आप इसे इस्तेमाल कर लिया, और बाकी पर्पसेस के लिए जो आपने इस्तेमाल कर लिया। सो मैं जो बात बताने की कोशिश करने में मसरूफ हूं, दैट इज कि आपकी जो कंबस्शन है, फॉसिल कंबस्शन से क्या मुराद है? बहुत आसान अल्फाज में, जलाने के मायनों में आप इस्तेमाल करते हैं कि जी फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन या उनके जलाने की वजह से आपकी एयर पोल्यूशन का मसला जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कंबस्शन है, ये जो है, क्या आपको नहीं पता डियर स्टूडेंट्स कि आपके माशरे में, आपकी दुनिया में जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे आप फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि आपके माशरे में, आपकी दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वहां पे आप फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि आपके माशरे में, आपकी दुनिया में, आपकी जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर भी तो आप फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि आपके माशरे में, आपकी दुनिया में, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर भी तो आप फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन कर रहे हैं? तो लिहाजा बात करने का मकसद ये हुआ कि ये जो चार बड़े सेक्टर्स हैं, which includes the industries, which includes the energy sector, which includes the transportation sector, which includes the agriculture sector, ये सेक्टर्स भी आपको एयर पोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। ये सेक्टर्स भी मेजर कंट्रीब्यूटर हैं टुवर्ड्स द एयर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो क्या आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं पता कि जनाब दुनिया में एक इदारा मौजूद है जिसको आप आईपीसीसी के नाम से याद करते हैं? आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर, मैं लिख देता हूं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इनकी जो 15th असेसमेंट रिपोर्ट है, 15th असेसमेंट रिपोर्ट है, वो हमें बताती है, वो हमें चीख चीख के बताती है कि बाबा ये जो आपका जो इंडस्ट्रीज, एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, that is responsible to contribute about 35% towards the global emissions. 35% towards the global emissions. It is responsible to contribute about 35% towards the emissions, global emissions. क्या आपको नहीं पता कि जो नंबर 2 पे हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, that is responsible to contribute about 25% towards the global emissions. क्या आपको नहीं पता कि नंबर 3 पे हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हमारी मौजूद हैं, इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, that is responsible to contribute about 21% towards the global emissions.
क्या आपको नहीं पता, ये जो आप 70 बाइक चलाते हैं, ये जो आप जेट्स चलाते हैं, ये जो आप बहरी जहाज चलाते हैं, ये जो आप मेट्रो बसेस चलाते हैं, ऑरेंज लाइन मंसूबे आपके चल रहे हैं, तो जनाब ये जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स द ग्लोबल एमिशंस, दैट इज आप 15% टुवर्ड्स द ग्लोबल एमिशंस। सो बात करने का मकसद ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो एयर पोल्यूशन है वो मेजॉरिटी ऑफ द एयर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम दीज सेक्टर्स। अब आपके जहन में ये आ रहा हो, देखें आ गया, मरियम जिया के जहन में आ चुका है ये सवाल, तो मैं हर क्लास में एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जरूर आपके जहन में आ रहा होगा, सर एग्रीकल्चर में कंबस्शन कहां पे होती है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्यों ज्यादा है, इंडस्ट्रीज का क्यों कम है। मैं वजह बताता हूं। एनर्जी सेक्टर, बेसिकली एनर्जी की जो आपकी कंपनीज हैं वो भी तो इंडस्ट्रीज ही हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेक्टर्स को अलग कर दिया। पहली बात, जी गुलाम अली मरियम जिया, मैं जवाब देता हूँ, परेशान ना हो, बगैर जवाब दिए मैं क्लास से नहीं जाता। तो खैर देखिए जी, आपके जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, आपकी जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, आपकी जो इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री है, आपकी जो हर्बिसाइड इंडस्ट्री है, इन तमाम की तमाम चीजें आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर शामिल है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर असेसमेंट रिपोर्ट। एक बात हो गई। नंबर 2 पे ये जो आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आपने जी फसलें काश्त करनी है और ट्रैक्टर चलाना है ना बाबा, और बाबा तुसी थ्रेशर चलाने है जी, वो ट्रैक्टर थ्रेशर्स किस पे चलता है, फॉसिल फ्यूल्स पे। बाबा आपने ये जो ट्यूबवेल्स, आपने जी वाटर को बोर करना है जी, ट्यूबवेल्स लगाने ताकि आप फसल, वाटर बोर कैसे करते हैं, कैसे भैया, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनें किस पे चलती हैं। सो बेसिकली कुल मिला के एग्जैक्टली क्रॉप बर्निंग भी तो शामिल है बेशुमार सोर्सेज में। अब गुलाम अली और मरियम जिया, क्या क्लियर हुआ है आपको? गुलाम अली कितना खूबसूरत नाम है। ओके ग्रेट ग्रेट। अब अल्लाह भला करे डियर स्टूडेंट, दैट मींस कि अच्छा मैंने एक बात कही थी कंबस्शन ऑफ फॉसिल, उसको मैंने तोड़ दिया आगे 4 बड़े सेक्टर्स में। इट इज अप टू यू कि आप इन 4 सेक्टर्स को अलग अलग करके आप लिखें, इन 4 सेक्टर्स को अलग अलग करके लिखें, अलग अलग एज अ सोर्स लिखें, एज अ कॉज लिखें, आप इसी के अंदर लिखें। इसमें मेरी तरफ से आपको आजादी राय हासिल है। ठीक हो गया जनाब? तो खैर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं स्टूडेंट्स। शानजा अकरम बच्चे, मैंने कहा वाटर बोर करते हैं ना, पानी को निकालना है आपने, जो मशीन से निकालते हैं ना पानी, वो जो नीचे पेट्रोल पे चलती है ना, डीजल पे चलती है ना, शानजा अकरम। आपने जी एग्रीकल्चर लैंड जो है, एग्रीकल्चरल एरिया जो है, उसके अंदर एक्सपेंड करनी है, आपने कैनाल्स बनानी है, कैनाल्स डेवलप करनी है। कैनाल्स डेवलप कैसे करेंगे, बड़ी बड़ी क्रेनें वहां पे जाएंगी, काम करेंगी, वो कहाँ गया है जी, बेशुमार चीजें है ना। अच्छा, खुदा आपका हामी और नासिर हो। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक और सोर्स लिखें आप एयर पोल्यूशन का, एंड दैट इज, सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक्स हमारे पास आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मौजूद हैं, तो ये वहां पे मैं डील करूंगा इनके साथ। तो खैर आप लिखेंगे another point या source या cause which is responsible to lead us towards the air pollution is the population explosion, आबादी का बढ़ना। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ कराऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक है, अभी सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी का बढ़ना, ये पॉइंट लिखें। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखें, रैपिड अर्बनाइजेशन, इसको भी एक्सप्लेन, इसकी जो एलेबोरेशन है वो आपको ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिलेगी। अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन। इसी तरीके से खुदा आपका हामी और नासिर हो, एक और सोर्स लिखें, ये कॉज लिखें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड अर्बनाइजेशन के बाद मैसिव डिफॉरेस्टेशन, मैसिव डिफॉरेस्टेशन, मैसिव डिफॉरेस्टेशन, क्लियर, मैसिव डिफॉरेस्टेशन। massive deforestation,
इसके अलावा लिखें एक और सॉलिड वेस्ट, द जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे, एक मिनट दे दें मुझे, मैं वापस आता हूँ, ठीक है? 1 मिनट दे दें मुझे। अच्छा जनाब, अल्लाह भला करे। तो मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग दी कॉजेस। तो हमने देखा रैपिड अर्बनाइजेशन, मैसिव डिफोरेस्टेशन, इसके अलावा मैसिव डिफोरेस्टेशन लिखवाया मैंने आपको, मैसिव डिफोरेस्टेशन, सॉलिड वेस्ट, ठीक है? तो ये तमाम पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। इन तमाम पॉइंट्स को सॉलिड वेस्ट के ऊपर हमारी 3 घंटे की क्लास है अलग, वो पूरा लेक्चर है। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या डिफोरेस्टेशन है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ग्लोबल वार्मिंग के लेक्चर के दौरान, ठीक हो गया जनाब? तो ये मुख्तलिफ कॉजेज हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो कि आपको एयर पोल्यूशन का मसला जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अब आप लिखेंगे, अब इतनी सी बात कर देना कि जी एयर पोल्यूशन जी इन सोर्सेज से ज्यादा, बाबा कुछ बताओ, कुछ क्वालिटी वाली चीज बताओ एग्जामिनर को जिससे वो इंप्रेस होकर नंबर दे आपको। तो जी स्टूडेंट्स क्या है कि अब आप ऐसे करेंगे, एक कॉलम ड्रॉ करेंगे और उसके एक साइड पे आप इंडस्ट्री, नेम ऑफ अ इंडस्ट्री लिखेंगे और उसकी दूसरे साइड पे आप नेम ऑफ अ पोल्यूटेंट लिखेंगे, नेम ऑफ इंडस्ट्री, नेम ऑफ पोल्यूटेंट। अच्छा रिमेंबर दैट मैं अभी जो कुछ पोल्यूटेंट्स बताऊंगा कि फला इंडस्ट्री से फला एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? दैट डज नॉट मीन कि अच्छा इस इंडस्ट्री से सिर्फ यही एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हरगिज मतलब नहीं आपने लेना, ठीक है? हंड्रेड्स की तादाद में, थाउजेंड्स की तादाद में सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स आपके प्रोड्यूस होते हैं नंबर फ्रॉम द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट? अब उन थाउजेंड्स को याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही हमारी नीड है। हमें 2 से 4 का पता होना चाहिए ताकि हम एग्जामिनर को बताएं कि बाबा ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं और यही कंटामिनेंट्स हैं और इन्हीं के एडिशन की वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन आपकी कॉज होती है। ठीक है जनाब, नंबर 1 स्टार्ट करूंगा राइट फ्रॉम द थर्मल पावर इंडस्ट्री। सिर्फ फॉर्मूला कहूंगा। थर्मल पावर इंडस्ट्री में लिखे नंबर 1, thermal power industry is responsible to emit carbon dioxide, CO2. CO2 comes from the thermal power industry. CO2. Thermal power industry is responsible to add or emit CO as well, carbon monoxide. CO, carbon monoxide. इसी तरीके से अल्लाह भला करे। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे स्टील इंडस्ट्री। नवाज शरीफ साहब, नवाज स्टील इंडस्ट्री का लिखें, CO2 लिखें, CO लिखें, CO2, CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं कॉमन बता रहा हूं ताकि याद रखने में मसला ना हो। नवाज शरीफ साहब की बात दूसरे लोग माइंड ना कर जाए, नवाज शरीफ साहब के हामी जो है, तो बैलेंस कर देता हूं। शुगर मिल्स पे आ जाए, जहांगीर तरीन साहब, शुगर इंडस्ट्री is responsible to add CO2, it is responsible to add NO2, it is responsible to add CO2, NO2
It is responsible to add Cl2. It is responsible to add NH3. NH3. इसी तरीके से शुगर इंडस्ट्री के बाद आप चले जाएं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड CH4 मीथेन। ग्रीन हाउस गैस है, परेशान नहीं होना। क्या है ग्रीन हाउस गैस ये भी बताऊंगा आगे आगे एक एक करके, परेशान नहीं होना। क्लोरीन यार। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लिखो CH4 मीथेन। इसी तरीके से CH4 के बाद लिखें NO3 नाइट्रेट्स। NO3 फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में लिखें H2S। H2S फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बाद लिखें, खुदा आपका भला करे, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में आप लिखें NH3। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में लिखें CO2। बाय द वे देखें जी, CO2 इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग कॉमन, और ये CO2 सबसे ज्यादा हमारे लिए लीथल है, डैमेजिंग है। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट है हमारे ऊपर, हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ये। CO2 भी लिखें, CO भी लिखें पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में। माजबीन बच्चे NH3 बताया, CO2 बताया, CO बताया। इसके अलावा अल्लाह भला करे और मेजर इंडस्ट्री कौन सी है? हाँ जी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे आ जाएं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब यही SO2 ऊपर चल के एसिड रेन भी तो कॉज करता है। SO2 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड CH4। Pharmaceutical industry is responsible to add NH3. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बाद अल्लाह भला करे आप एक और लिखें, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री का लिखें SO2। सीमेंट इंडस्ट्री का लिखें NO2। SO2 NO2। सीमेंट इंडस्ट्री का लिखें NH3। NH3। सीमेंट इंडस्ट्री का लिखें Cl2। इसी तरीके से अल्लाह आपका भला करे, अनदर वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिखें, मेजर वन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री is responsible to add or emit CO2 लिखें, CO लिखें, CO2 लिखें, CO लिखें, Cl2 लिखें, SO2 लिखें, NO2 लिखें। कितनी इंडस्ट्रीज हो गई हैं बाय द वे? बहुत हैं या और लिखूं? 8 हो गई हैं, बहुत हैं। एक और लिख लें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी लिखें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री लिखें। ठीक है जनाब, पेट्रोलियम इंडस्ट्री का लिखें CO2 लिखें, CO लिखें, SO2 लिखें, SO2 लिखें, NOs लिखें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है जी, 2 मोर लिखें जी। खटक साहिबा कह रही हैं कि 2 और बताएं। एक और लिखें, पेपर इंडस्ट्री भी लिखें, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री 10 पूरी कर लेते हैं। पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री का लिखें, अल्लाह भला करे, CO, Cl2, CO2,
SO2, बस बहुत है, ठीक है। सो बात करने का मकसद ये हुआ कि स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंटामिनेंट्स और यही चीजें हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में जाके उसको कंटामिनेट कर रही हैं। यही चीजें हैं जो कि आपकी एयर क्वालिटी की डीबेस करने में रोल प्ले कर रही हैं, और यही चीजें हैं जो आपके लिए खतरा जो है वो एक प्रोड्यूस कर चुकी हैं एयर पोल्यूशन की शक्ल में। तो ये पोल्यूटेंट्स व्हिच कम्स फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। अब ये बात साबित करनी है हमने, कि हमने बात की डेफिनेशन के अंदर भी, और मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं कि जी ये हमारे लिए नुकसानदेह है। कैसे नुकसानदेह है? हमारे पास आधा घंटा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं इफेक्ट्स को डील करने की। स्टूडेंट्स आप लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स। सबसे पहले देखिए जी, इफेक्ट्स लिखें जी, इफेक्ट्स ऑफ, ये आप बना लें, बास्केट बना लें, पूरी बना लें, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन लिखें, उसके अंदर आप बास्केट नंबर 1 बना लें, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, सॉरी ह्यूमन हेल्थ नहीं, ऑन प्लांट्स पहले बात करते हैं। प्लांट्स की हेल्थ जो है, सेहत जो है, वो मुतासर होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। वाई प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स क्यों, पौधे क्यों? और बाबा सादी सी बात है, सीधी सी बात है, प्लांट्स आर वाइटल टू अस। प्लांट्स के ऊपर हमारा सर्वाइवल जो है वो इन्हिसार कर रहा है। हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। हमारे सर्वाइवल में उनका रोल है, बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस में उनका रोल है, फूड चेन की मेंटेनेंस में उनका रोल है, क्लाइमेट को स्टेबल रखने में उनका रोल है। सो प्लांट्स तो बहुत जरूरी चीज है, दरख्त बहुत जरूरी चीज है, समझ आ गई? इनकी इंपॉर्टेंस अलग है। अब ये एयर पोल्यूशन जो है, दैट इज जनरली कॉज्ड बाय द अस पीपल, बाय अस पीपल। हमारी वजह से, हमने कॉज की एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से प्लांट्स मुतासर होना शुरू हो गए। कैसे मुतासर होते हैं जी प्लांट्स? आपके पास क्या सबूत है? क्या आप बात कर रहे हैं जी कि प्लांट्स एयर पोल्यूशन की वजह से मुतासर होते हैं? आपके पास क्या सबूत है? आपके पास क्या सबूत है? आपके पास क्या सबूत है जनाब? सबूत है हमारे पास, बगैर सबूत के तो हमने कोई बात ही नहीं करनी जनाब। पहली बात, एक ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पे ये ज़हन में रखें, जनाब एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज सर्टन प्लांट डिजीजेस। कि अच्छा, पौधों को बीमार करती है, पौधे बीमार होते हैं, जैसे हम बीमार होते हैं, इसी तरीके से पौधे भी बीमार होते हैं। और किस वजह से? यहाँ पे किस वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। क्या मतलब बीमार होता है? जैसे हमें बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नजला हो जाता है, नहीं, खांसी हो जाती है जी, उनमें भी खांसी वासी होगी। अगर खांसी वासी होती होगी, दैट मीन्स कि अच्छा, उनके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की, अल्लाह आपका भला करिए, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो कॉज होती होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि ये एक बीमारी है, प्लांट की बीमारी है, क्लोरोसिस, दैट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। एक प्लांट की बीमारी है जिसको आप कहते हैं एब्सिशन, इट्स बेसिकली कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। प्लांट डिजीज है जिसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, ये भी तो दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आपके फ्लावर्स के अंदर डिस्कलराइजेशन ऑफ फ्लावर्स, ये भी तो प्लांट डिसऑर्डर है। किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। अच्छा, प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ का हो जाना, कद उनका छोटा रह जाता है जी, स्टैंडर्ड ग्रोथ, छोटे बोने बोने पौधे रह जाते हैं, पूरे कद को नहीं पहुंचते। स्टैंडर्ड ग्रोथ एयर पोल्यूशन की वजह से। ड्वार्फिज्म भी कह सकते हैं आप इसको, ड्वार्फिज्म भी कह सकते हैं, ड्वार्फिंग भी कह सकते हैं। किस वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह। नॉट ओनली दिस बाबा, ये एयर पोल्यूशन आपके प्लांट्स को डेथ की तरफ लेके जा सकती है, मौत की तरफ लेके जा सकती है। अभी तो मैं बात शुरू में कर रहा हूँ, एक बात मैंने की है कि इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां कॉज होती हैं, और दूसरी बात अच्छा, एयर पोल्यूशन की वजह से प्लांट्स के अंदर ये बीमारियां कॉज होती हैं, क्लोरोसिस, एब्सिशन, नेक्रोसिस, डिस्कलरेशन,
बीमार होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, सर में दर्द हो गया, आपको बीमार हुए ना, इन बीमारियों में पौधे को क्या तकलीफ होती है? और कौन से एयर पोल्यूटेंट से जिसकी वजह से ये मसला होता है जी प्लांट्स के अंदर? स्टूडेंट्स, लेक्चर के दौरान मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं हुई? मेरी आवाज टूटी तो नहीं कहीं पे? ये मैंने पूछा नहीं आपसे, माजरत के साथ। लेक्चर के दौरान मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं हुई? अभी हुई थी, अच्छा। कहीं 5 सेकंड्स के लिए, ओके ओके। ज्यादा तो नहीं हुई कि जो बिल्कुल ही वो मैसी हो जाए? और हाँ, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी के नहीं हुई, थोड़ी सी हुई थी। ठीक है ठीक है, क्या करें जी, इस्लामाबाद में भी मसले रहते हैं इंटरनेट के, अब क्या करें। अच्छा, अल्लाह भला करे। मैं क्या बात करने लगा था? अपने रिदम को खुद ही मैंने ब्रेक कर दी, तैस नैस कर दिया मैंने अपने रिदम का। अब टूट गई बात मेरी, मैं पता नहीं क्या बात करने लगा था, क्या बात कर रहा था मैं? अच्छा अच्छा, हाँ जी, लिस्ट की प्लांट डिजीज, ओके। अच्छा, अब क्या है, जैसे जी, जैसे मैंने कहा जी, क्लोरोसिस है और बाकी बीमारियां जो हैं ये कॉज होती हैं जी आपके पौधों के अंदर। देखें जी, अब इन बीमारियों पे जाने से पहले ना एक बात को समझना बड़ा जरूरी है, और ये इसका समझना इंतहाई जरूरी है, इसका समझना इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, ठीक है। जैसे जी देखें, हमें अपनी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए डाइट की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत होती है। पढ़ना है, लिखना है, कूदना है, खेलना है, कुछ भी करना है, हमें डाइट की खुराक की जरूरत होती है। हमें डाइट मिलेगी, हमें खुराक मिलेगी, तब ही मुमकिन रहेगा कि हम जिंदा रहें। पौधों का भी ऐसे ही है। और हमें लगती है हम क्या करते हैं, वो बस चले गए किचन में, देखा कुछ है तो बना लिया और खा लिया, या नहीं बना सकते, खुदा ने जो है वो सुस्ती और काहली आपके मुकद्दर में लिख दी है, तो फिर आप फोन उठा के ऑर्डर कर लेंगे बजाय इसके कि आप खाना बनाएं। समझ आ गई मेरी बात? तो क्या हुआ, आप ये करते हैं। अब पौधे भी तो, उनको भी तो फूड दरकार है, उन्होंने भी तो उनका कद भी तो बढ़ना है, उनकी ग्रोथ भी होनी है, उन्होंने भी अपनी लाइफ को मेंटेन करना है। वो क्या करते हैं, उनको भी फूड दरकार है। प्लांट्स के बारे में हम कहते हैं दे आर द ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो खुद खाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, खुद खाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, कैसे बनाते हैं जी? और भाई, अगर आप एक पौधे को देखें तो एक पौधा जो है वो 2 तरीकों से अपने फूड या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत को पूरा करता है। नंबर 1 तरीका ये है कि आपके प्लांट्स के अंदर जो उसके एरियल पार्ट्स हैं, बोर्ड होता तो मैं पौधा ड्रॉ करता, मैं बड़ा मिस कर रहा हूं। प्लांट लीव्स के अंदर प्रोसेस है फोटो, जी एग्जैक्टली गुलाम अली, फोटोसिंथेसिस। पत्तू के अंदर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत आसान था। और जी, सूरज की रोशनी में खाना जो है वो प्लांट जो है वो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करता है, दैट्स द फोटोसिंथेसिस, दैट्स द फोटोसिंथेसिस। photosynthesis है that takes place in the leaves. Where does it take place in the leaves? Anybody, आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि what is the actual site where the process of photosynthesis takes place? Without Google किए बगैर मुझे बताएं, what is the actual site? What is the actual site in the leaves? In the leaves. In the leaves. हाय हाय, ओए होए, मां सदके तुहाडे थे, मां सदके तुहाडे थे। हाँ जी, ना तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ना तो ये स्टोमेटा है, ना ये क्लोरोफिल है। ये बेसिकली मीसोफिल सेल्स हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आपका होता है। मैं लिख रहा हूं, इट टेक्स प्लेस इन द मीसोफिल सेल्स, लीव्स के अंदर होते हैं। ये पूछता है, ये बड़ा फेमस एमसीक्यूज है एफपीएससी का,
और उसे पता है ना स्टूडेंट का कि उसने स्टोमेटा लिखना है, किसी ने क्लोरोफिल लिखना है, मीसोफिल सेल नहीं लिखना किसी ने, वो हमें पता होना चाहिए मीसोफिल सेल है, ठीक है। तो खैर, तो एक बात करने के मकसद, अच्छा जी, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस एक वो तरीकाकार है जिस तरीके को इस्तेमाल करते हुए प्लांट ने बेसिकली अपने लिए फूड को प्रिपेयर करना है। एक नंबर 2 तरीका ये है कि प्लांट एंकर्ड है, उसका जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, जो रूट्स से क्या करता है प्लांट, अपने लिए वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, अपने लिए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है वगैरह, अपनी नीड को पूरा कर रहा है ना, सिर्फ वाटर को ही, बाकी मिनरल्स को भी वो एब्सॉर्ब करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, ताकि वो अपनी नीड को पूरा कर सके। अनफॉर्चुनेटली डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो एयर पोल्यूशन है वो इन दोनों मोड ऑफ या इन दोनों मेथड्स ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक ऑफ प्लांट्स को मुतासर करती है। ये जो दोनों तरीकाकार हैं आपके न्यूट्रिएंट इनटेक के जो दोनों तरीकाकार हैं, एक जो लीव्स के थ्रू यानी फोटोसिंथेसिस, उसको भी मुतासर करती है, और जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है उसको भी एयर पोल्यूशन मुतासर करती है, और नतीजातन जो है प्लांट्स जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फेस करते हैं। ये दो बातें होंगी जनरली। अब बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्लोरोसिस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, एब्सिशन पे आ जाएं। नंबर 2 पे जो मैंने डिजीज लिखी है एब्सिशन पे। एब्सिशन में क्या है कि एब्सिशन इज ऑल अबाउट, अच्छा एब्सिशन छोड़ें, बल्कि एब्सिशन से भी पहले देखें क्या, जब मैंने कहा जी इन दोनों मेथड्स को मुतासर करती है, तो मेथड्स मुतासर होंगे तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट इनटेक प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसको फूड प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह क्या, देयर वुड बी द रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, और उसके नतीजे में प्लांट्स गेट वीकर, प्लांट्स गेट विल्टर्ड, तो उसके नतीजे में प्लांट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौत की तरफ अपने सफर को जो है वो क्या करता है, जारी सारी रखता है। अब ये जो एब्सिशन है, एब्सिशन के केस में प्लांट लीव्स जो हैं दे गेट विल्टेड, दे गेट येलोड, दे गेट वीकेंड। मरियम जिया होल्ड ऑन बच्चे, होल्ड ऑन मरियम जिया, होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, राइट, आई एम कमिंग टू यू। खैर जी, आपके जो मैं बात करने लगा था, हाँ एब्सिशन, मैंने कहा जी एब्सिशन में प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो हो जाना, उनका वीक हो जाना, और फाइनली आपके लीव्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाना, दैट इज बेसिकली हैपेंस या डन बाय द एयर पोल्यूशन टू द प्लांट। कौन करता है, क्या आपको नहीं पता, ये फ्लोराइड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द प्लांट लीव्स। क्या आपको नहीं पता ये ओजोन गैस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द प्लांट लीव्स। क्या आपको नहीं पता that is the ozone which is responsible for the premature loss of leaves, premature loss of leaves। अब ये जो loss of leaves, अब leaves का तबाह होना, that means कि जनाब there would be no process of photosynthesis। leaves का मुतासर हो जाना, that means there would be no photosynthesis, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रिवेंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा इन सिवियर केस, इन सिवियर सिनेरियो, दैट इज डन बाय द फ्लोराइड्स, दैट इज रिस्पांसिबल, दैट इज डन बाय द ओजोन। क्या आपको नहीं पता, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री से आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इमिट हो रहे थे, मुख्तलिफ इंडस्ट्री से आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड्स हो रहे थे, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट टिश्यूज। अब ये वो टिश्यू नहीं है जो मोहल्ले में फीके चाचे की दुकान से मिलता है बाबा, ये टिश्यूज मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, प्लांट्स के अंदर भी हैं, एनिमल्स के अंदर भी मौजूद हैं। सो प्लांट्स के अंदर मौजूद जो टिश्यूज हैं उनकी ब्रेक डाउन करना, दैट इज डन बाय द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दैट इज डन बाय द सल्फर डाइऑक्साइड्स। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स क्या हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, और ये जो टिश्यू ब्रेकडाउन है इसी को तो आप कहते हैं नेक्रोसिस, जो मैंने लिखा डिजीज का नाम नेक्रोसिस।
इसी को तो नेक्रोसिस कहते हैं। टिश्यूज के अब बेशुमार फंक्शंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा अहम रोल है, मैकेनिकल सपोर्ट की प्रोविजन में बड़ा अहम रोल है। टिश्यूज की ब्रेकडाउन हो जाएगी, टिश्यूज तबाह हो जाएंगे, तो भाई मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को कहां से मिलेगी? ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म जो है प्लांट के अंदर कैसे मुमकिन रहेगा? तो इन दैट केस प्लांट ही तो मुतासर होगा, और किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। क्या आपको नहीं पता मरियम जिया, क्या आपको नहीं पता कि जो ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, तो वही एसिडिक नेचर वाली रेन आपके जमीन पे आके मरियम जिया आपके जमीन को, सॉइल को कंटामिनेट कर देती है। और जब सॉइल जिसके अंदर बेसिकली प्लांट्स की रूट्स एंकर्ड हैं, जहां से प्लांट ने अपने लिए फूड को एब्जॉर्ब करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, तो जब वहां पे टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाए ड्यू टू द एसिड रेन, तो फिर क्या होगा? ओके ओके, मैं रिपीट करता हूं। मैंने एसिड रेन की वजह से आपकी सॉइल के अंदर टॉक्सिसिटी इनहांस हो जाती है। सॉइल के अंदर टॉक्सिसिटी इनहांस हो जाए, सॉइल के अंदर टॉक्सिसिटी का इनहांस होना, अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की सप्लाई जो है वो पौधे को पूरे तरीके से नहीं मिल पाती। जब पौधे को कैल्शियम और मैग्नीशियम की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, तो जिस तरह हमें कैल्शियम की जरूरत है, तो भाई आपके एग्जैक्टली नबिया, वो भी तो है, वो भी तो, मैं उसको नहीं कह रहा कि वो खतरनाक नहीं है, वो तो अलग है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि उसमें ज्यादातर वो रेन वाटर ने नीचे ही आना है, सॉइल के ऊपर ही आना है। समझ आ की बात की? सो बात करने का मकसद ये हुआ कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की सप्लाई पौधे को कम मिलती है एज कंपेयर ड्यू टू द एसिड रेन। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम की जब सप्लाई कम मिलती है, तो उसकी वजह से फिर आपके पौधे के अंदर क्लोरोसिस का मसला जो है वो कॉज होता है। और क्लोरोसिस का मसला क्या है कि क्लोरोफिल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर पाता। तो अगेन आपकी जो है ओवरऑल जो प्लांट का तरीकाकार है, जो फूड इनटेक का तरीकाकार है, उसी को मुतासर किया है, उसी को मुतासर करती है आपकी यही एयर पोल्यूशन। हम क्यों ना कहें कि एयर पोल्यूशन जो है वो आपकी लाइफ के लिए, आपके प्लांट्स के लिए डैमेजिंग है। अब स्टूडेंट्स बात इस तरह की है कि वैसे तो हर तरह का प्लांट जो है वो आपका मुतासर होता है ड्यू टू दी एयर पोल्यूशन, लेकिन कुछ प्लांट्स का आप जिक्र कर लें जो मोस्टली अफेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में आते हैं और जो आपके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मोस्टली अफेक्टेड प्लांट्स ड्यू टू दी एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स, most affected plants due to the air pollution includes ये बार्ले है, इसमें कॉटन है, बार्ले है, कॉटन है, टोबैको प्लांट है, ओट्स हैं, ओट प्लांट, OATS, ओट्स हैं। इसी तरीके से अल्लाह भला करे, एप्पल है, फ्रूट्स में एप्पल, ग्रेप्स, बीन्स, इसके अलावा मस्टर्ड प्लांट, इसके अलावा सनफ्लावर है। मस्टर्ड प्लांट के बाद लिखे सनफ्लावर लिखें, टोमेटो लिखें जी, इंडिया ने हमें देने से मना कर दिया था। टमाटर, ठीक हो गया जनाब? जी डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अपनी क्लास जो है वो रोक रहा हूँ। वी आर हैविंग अबाउट 12 मिनट्स येट, लेकिन मैं यहाँ पे लेक्चर को रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आगे मैं बात शुरू करूंगा तो फिर वो 12 मिनट वाली है नहीं, तो इसलिए मैं लेक्चर को यहाँ पे, अभी हमारा एयर पोल्यूशन जो टॉपिक है वो खत्म नहीं हुआ। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमने शुरू किया था, अभी 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास वक्त है
आपके पास वक्त है, कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो यू कैन फ्रीली आस्क। आपके पास अभी भी टाइम है, आप मेरे से पूछ सकते हैं जनाब। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी पार्टिसिपेंट्स, क्लास में कुछ समझ आया आपको? है इंजीनियर्स का क्या हाल है, मेरे प्यारे इंजीनियर्स का क्या